औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शंस का इनेकाद होता है और हुक्मरान जमात, मीडिया नुमाइंदगान, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए धौंस, धांधली और जाली मैंडेट के जरिए एक बार फिर बरसरे इख्तिदार आती है। अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाता है और अपोजिशन लीडर को जेल में कैद के लिए डाल दिया जाता है। तमाम अपोजिशन जमातें इस इंतखाबी अमल का बायकाट करती हैं, मगर बेसुध हुक्मरान जमात तो इक़्तिदार में आ जाती है। तमाम नौजवान तबका इस इंतखाबी अमल के खिलाफ मैदान में आ जाता है और सड़कों पर एहतजाज शुरू हो जाता है। मुज़ाहमत की तहरीक जोर पकड़ती है तो हुकूमती मशीनरी अमल में आती है और नौजवानों के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाई जाती हैं। लाठियों को बर्दाश्त करते हुए, गोलियों को बर्दाश्त करते हुए ये नौजवान अपनी मुज़ाहमत की तहरीक को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि नौजवानों में तो उकाबी रूह बेदार हो चुकी होती है। हालात को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया जाता है। सोशल मीडिया बंद, व्हाट्सएप बंद, इंस्टा बंद और यूट्यूब बंद, ट्विटर, एक्स सब कुछ बंद, मगर नौजवानों के हौसले फिर भी नहीं टूटते। अरे अरे अरे, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जी हां, आप गलती पर हैं। मैं तो बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। जी हां, वही बांग्लादेश जिसकी सरबरा शेख हसीना वाजिद थी, जिन्होंने मुसलसल 16 साल इक़्तिदार की कुर्सी का मजा लूटा। मगर आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती की कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले? इस बेआबरू होकर निकलने के पीछे क्या वजूहात थी, उनकी क्या सियासी गलतियां थी और उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया? आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बांग्लादेश के उन हालात के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक नए इनकलाब की दाग बेल डाली। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिए। गुज़श्ता एक दहाई में बांग्लादेश एक तेजी से उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा था। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजी की, बांग्लादेश मुसलसल हर शोबे के अंदर नुमायां मुकाम हासिल कर रहा था। आखिर क्या वजह थी कि इस कदर तेजी से तरक्की करते हुए बांग्लादेश को रिवर्स गियर लग गया और दुनिया जिसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क समझ रही थी, उसके अंदर ऐसा भौंचाल जन्म ले रहा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जी हां, बांग्लादेश के इस पूरे सियासी निजाम को हिला देने की पीछे एक ऐसी सोशल अनजस्टिस थी जिसको आप कह सकते हैं कि उसने इस पूरे सिस्टम को तबाह करके रख दिया। वो कोई और सिस्टम नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद नौकरियों का कोटा सिस्टम था। जी हां, ये वही कोटा सिस्टम है जिसके तहत बांग्लादेश सरकार नौकरियां बांटती थी। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसमें आज भी 1,80,00,000 नौजवान नौकरियों की तलाश में बेरोजगार हैं और उसकी वजह क्या बताई जाती है? नौकरियों का ये गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम। ये कोटा सिस्टम क्या है? इसको अगर हम सादा लफ्जों में बयान करें तो 100 में से 56 नौकरियां एक मखसूस कोटे की नजर हो जाती हैं, यानी कि 56% नौकरियों को एक मखसूस तबके को अलॉट कर दिया जाता है और सिर्फ 44% नौकरियां मेरिट पर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पेपर लेकर बांटी जाती हैं, जो कि मेरिट का इस्तेहसाल है। आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि ये 56% नौकरियां किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं। 56% नौकरियों का जो मखसूस निशिस्तों का कोटा था, उसमें से 30% नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स को दे दी जाती थी, 10% नौकरियां खवातीन को दी जाती थी, 10% मखसूस पसमानदा डिस्ट्रिक्ट को दी जाती थी, 5% नौकरियां माइनॉरिटीज को दी जाती थी और 1% नौकरियां माजूर एंड डिसेबल्ड पर्संस के लिए मखसूस थी। ये कुल मिलाकर 56% नौकरियां बनती हैं और इन 56% मखसूस कोटे में से जो काबिले एतराज बात थी वो फ्रीडम फाइटर्स का 30% कोटा है। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस 30% कोटे ने किस तरह शेख हसीना वाजिद के लंबे इक़्तिदार का खात्मा किया।
1971 में सकूते पाकिस्तान एक ऐसा स्याबाब है जिसको हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कभी फरामोश नहीं कर सकता। 1971 के इस सानहे के बाद वजूद में आने वाले बांग्लादेश की तारीख का अगर हम मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि बेशुमार बंगालियों ने इस तहरीक के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, और ना सिर्फ यह कि बगावत की बल्कि बंदूक उठाई। उन तमाम बंगालियों को जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई, उनको बांग्लादेश की तारीख में फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया जाता है। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक अदारा है पब्लिक सर्विसेज कमीशन PPSC, जो कि तमाम सरकारी नौकरियों के लिए बाकायदा एक टेस्ट कंडक्ट करता है। इसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी एक अदारा है बांग्लादेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन BPSC, जो कि इन नौकरियों के हसूल के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करता है जो बांग्लादेश के सरकारी अदारों के अंदर बांटी जाती हैं। जी हां, BPSC के अंदर हर साल 4 लाख लोग नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, और उन 4 लाख लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3000 नौकरियां अवेलेबल होती हैं। जी हां, उन 3000 नौकरियों में से भी 56% नौकरियां एक कोटे की नजर हो जाती हैं, क्योंकि 1972 में जब बांग्लादेश वजूद में आया तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना वाजिद के फादर थे, उन्होंने अपनी अवामी मुस्लिम लीग को बरसरे इख्तियार लाते साथ ही एक कानून पास करवाया। उस कानून के मुताबिक नौकरियों के अंदर मखसूस कोटा मिलेगा उन तमाम के तमाम फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने फ्रीडम फाइट के अंदर अहम किरदार अदा किया। बात अगर यहीं तक रहती तो ठीक रहती, मगर वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए, और 1997 में इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जी हां, इस एक्सटेंशन के बाद वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो शायद उस वक्त दुनिया से जा चुके थे, उनके बच्चों को इस 30% कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है। मगर ये सिलसिला नहीं रुकता। 2009 में एक बार फिर शेख हसीना वाजिद बरसरे इख्तियार आती हैं, और इख्तियार संभालते साथ ही 1 साल के अरसे में 2010 में वो इन कोटा सिस्टम की सीट्स को दोबारा एक्सटेंड करती हैं, और इस बार एक्सटेंशन की जाती है किन के लिए? फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए। जी हां नाजरीन, वो पोते और पोतियां जो फ्रीडम फाइटर्स के थी, उनको भी इन कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है, और यहीं से बांग्लादेश के इस सियासी निजाम की खराबी का आगाज होता है। कोटा सिस्टम पर एतराज करने वाले स्टूडेंट्स मुल्क भर में एहतजाज का आगाज करते हैं, और पूरे मुल्क के अंदर इस जालिमाना सिस्टम के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में 60,000 के करीब पिटीशंस दायर की जाती हैं। उन पिटीशंस के अंदर यह मौकफ इख्तियार किया जाता है कि शेख हसीना वाजिद जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए एक डिक्टेटर हैं, और ये डिक्टेटर अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए और मुल्क के सियासी निजाम को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन कोटा सीट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जी हां, इन कोटा सीट्स को शेख हसीना वाजिद अपने मनपसंद अफराद को फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट देने के बाद उनको इसी कोटे के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मखसूस सीट्स पर बिठा देती थी। उसके बाद इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहता था, और पूरा मुल्क शेख हसीना वाजिद के कंट्रोल में और शिकंजे में कसा जा चुका था। यहीं से फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हुआ, और उसकी वजह कौन बनते हैं? जी हां, वो स्टूडेंट्स जो कि इस कोटा सिस्टम के क्रिटिक थे। 2018 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद होता है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, और इस प्रोटेस्ट के प्रेशर में आकर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि ये कोटा सीट्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास की जॉब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और इन कोटा सीट्स का इतलाक लोअर सीट्स के ऊपर होगा। 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के पोते और पोतियां जो कि उनकी तीसरी नस्ल थी, उनकी जानिब से
हायर कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की जाती है। उस पिटीशन के अंदर यह मौकफ इख्तियार किया जाता है कि ये नौकरियां हमारा हक है और हमें इस हक से महरूम ना किया जाए। दलाइल होते हैं, और चूंकि सारा सियासी और अदालती सिस्टम शेख हसीना वाजिद के कंट्रोल में होता है, तो अदालतें दबाव में आकर उन फ्रीडम फाइटर्स के पोते और पोतियों के हक में फैसला दे देते हैं, और इस तरह कोटा सिस्टम एक बार फिर पूरे मुल्क में बहाल कर दिया जाता है। इस बहाली के बाद पूरे बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट का आगाज हो जाता है और पूरा बांग्लादेश इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ जाता है। और फिर इस प्रोटेस्ट के बाद, जी हां, इस प्रोटेस्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। 10 जुलाई 2024 को हायर कोर्ट के इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है, लेकिन तमाम प्रोटेस्टर्स सुप्रीम कोर्ट से किसी अच्छी फैसले की उम्मीद नहीं करते, और इसलिए वो तमाम के तमाम पूरे मुल्क में इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं। और फिर यहां से वो फैसला कुन मोड़ आता है जिसने बांग्लादेश के सियासी निजाम को हिलाकर रख दिया। वो प्रोटेस्ट जिसके अंदर अगर शेख हसीना वाजिद सियासी बसीरत का मुजाहरा करती तो शायद ये हालात ना आते। प्रोटेस्टर्स को टेबल टॉक और डायलॉग के जरिए किसी खास सॉल्यूशन की तरफ ले जाने की बजाय शेख हसीना वाजिद इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती हैं। वो इन एहतजाज करने वालों को रजाकार का नाम देती हैं। रजाकार वैसे तो फारसी जुबान का लफ्ज है और इसके मायने मददगार के हैं, लेकिन बंगालियों की तारीख में रजाकार उनको कहा जाता है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, और बंगालियों की तारीख में रजाकार का आसान मतलब गद्दारे बांग्लादेश है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उनको डिक्टेटर्स की जानिब से गद्दारे वतन का लक़ब मिलता है तो वो इस पर मुश्तइल होते हैं और वो एहतजाज के अंदर शिद्दत लेके आते हैं। और फिर इसके बाद वो सब कुछ होता है जो बांग्लादेश की तारीख के अंदर इस पूरे मुजाहरे को खूनी बना देता है। जी हां, सियासी बसीरत दिखाने की बजाय अवामी लीग स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के मुकाबले पर अपने प्रोटेस्टर्स लॉन्च करती है। छात्रा लीग जो कि अवामी लीग का स्टूडेंट विंग था, उनके नौजवानों को मुसल्ला करके स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के मुकाबले पर उतार दिया जाता है। ये छात्रा लीग के नौजवान न सिर्फ ये कि रियासती पुष्ट पनाही में होते हैं, बल्कि उनके पास असलहा भी मौजूद होता है और वो सीधे फायर करके बेशुमार स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार देते हैं। जी हां, 200 से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और हजारों की तादाद में स्टूडेंट जख्मी होते हैं। हालात जब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो शेख हसीना वाजिद इस पूरी सिचुएशन को दुनिया से छुपाने के लिए मीडिया ब्लैकआउट कर देती हैं। तमाम इंटरनेट सर्विसेज बंद, तमाम सोशल मीडिया बंद, यूट्यूब बंद, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और हर तरह के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी जाती है। और इसके बाद वो तमाम प्रोटेस्टर्स पुलिस के साथ मद्दे मुकाबिल होते हैं। पुलिस अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करती है, लाठियां बरसाती है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इवन अपनी गाड़ियों से भी प्रोटेस्टर्स को कुचल देती हैं पुलिस की बेशुमार वैन्स, और इवन के सीधे फायर मारकर भी बेशुमार स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर इस पर भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कम होने की बजाय बढ़ जाता है और वो ये कहते हैं कि हम तो एक पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए निकले थे, शेख हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप ने हमारे प्रोटेस्ट को बदल दिया है एक खूनी प्रोटेस्ट में, और अब हम अपने 9 नकात की बजाय 1 पॉइंट एजेंडा पर ढाका की तरफ प्रोटेस्ट करेंगे। और वो 1 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें एक ही चीज चाहिए और वो है शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन। शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन जब डिमांड में आता है तो इस पर शेख हसीना वाजिद मजीद सीखपा होती हैं और वो मामलात को कंट्रोल करने की बजाय मजीद फोर्स के लिए मैदान में मजीद तशद्दुद, वायलेंस और रियासती जबर को उतार
हैं। 7,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स उतारे जाते हैं, हेलीकॉप्टर से फायर किए जाते हैं और बांग्लादेश की सड़कों पर खून की होली खेली जाती है, मगर प्रोटेस्टर्स इसके बावजूद भी सरेंडर नहीं करते। और फिर इतवार के दिन 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की तारीख का वो स्याह दिन था जब सैकड़ों अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद के इस स्याह इक़्तिदार को तूल देने के लिए। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और शेख हसीना वाजिद आर्मी मिलिट्री ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर जारी करती हैं कि आप इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर करें, तो नाज़रीन यहां पर वो फैसला कुन मोड़ आता है जिसने इस नए बांग्लादेश की बुनियाद रखी। जी हां, आर्मी के ऑफिशियल्स इनकार कर देते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर करने से और वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर नहीं कर सकते। जी हां, हालात बिगड़ते जाते हैं और सूरत हाल शेख हसीना वाजिद के कंट्रोल से बाहर होती जाती है और इतवार के दिन, एक ही दिन के अंदर 4 अगस्त 2024 को सैकड़ों अफराद लुकमाए अजल बन जाते हैं। जब पूरे मुल्क में इस तरह की खबरें फैलती हैं तो पूरे मुल्क से लाखों अफराद ढाका की तरफ पैदल मार्च करते हुए आना स्टार्ट कर। जब ये खबरें पूरे मुल्क में फैलती हैं तो लाखों अफराद मिलियन मार्च करते हुए ढाका का रुख करते हैं और इस मिलियन मार्च के प्रेशर को बांग्लादेशी आर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर बांग्लादेशी आर्मी चीफ वकारुज्जमान अल्टीमेटम देते हैं शेख हसीना वाजिद को कि वो 45 मिनट के अंदर अंदर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाएं और बांग्लादेश की हदूद से बाहर चले जाएं, जिसको शुरू में तो शेख हसीना वाजिद एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनसे ये रिजाइन करवा लिया जाता है। वो अपना आखिरी खिताब कौम से करना चाहती हैं, लेकिन उनको ऐसा करने की भी परमिशन नहीं मिलती और एक हेलीकॉप्टर पर उनको बांग्लादेश की हदूद से बाहर भेज दिया जाता है, जहां वो इंडिया से होते हुए लंदन का रुख करती हैं। शेख हसीना वाजिद तो बांग्लादेश की हदूद से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन पीछे बांग्लादेशी अवाम बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर वो जश्न मनाती है जिसको बंगालियों की तारीख में एक नई आजादी का दिन करार दिया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को बंगाली अपनी नई आजादी का दिन करार दे रहे हैं और बेशुमार बंगाली जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद के अंदर अपना किरदार अदा किया, उन्होंने बांग्लादेश की सड़कों पर सजदा शुक्र अदा किया, नवाफिल अदा किए, जश्न मनाए गए और बांग्लादेशी परचमों के साथ उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर वो जश्न मनाया जो कि बांग्लादेश की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के साथ ही हमें जो बांग्लादेशियों का रद्द अमल दिखाई देता है वो इंतहाई हैरान कुन है। जी हां, बेशुमार बंगाली शेख हसीना वाजिद के घर घुस जाते हैं, उनकी चीजों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और ना सिर्फ ये कि कब्जा कर लेते हैं बल्कि वहां तोड़फोड़ भी करते हैं। पार्लियामेंट हाउस को भी वो अपनी तफरी गाह बना लेते हैं और बेशुमार ऐसी चीजें जो रियासत की होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बंगालियों के किसी जमाने में हीरो थे, उनके मुजस्मे को तोड़ दिया जाता है और उनके मुजस्मे भी अवाम के गजब का निशाना बनते हैं। बांग्लादेश का ये चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन ये दुनिया के तमाम हुक्मरानों के लिए कुछ ऐसे सवालिया निशानात छोड़ गया है जिसके ऊपर हम सबको गौर करना चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान जो कभी बंगालियों के हीरो थे, आज बंगाली उनके मुजस्मों को इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आने वाली नस्ल ने उन नजरियात को पामाल किया जिनकी बुनियाद पर बांग्लादेश की बुनियाद रखी गई थी। जी हां, जब आप नजरियात से हट जाते हैं तो फिर आप हीरो नहीं बल्कि जीरो बन जाते हैं और लोग अपने गजब से आपको अपने पैरों तले रौंद देते हैं। दूसरी अहम बात कि मुआशी तरक्की ही सब कुछ नहीं है, लोग ज़हनी आसूदगी भी चाहते हैं, लोग अपने जायज हकूक भी चाहते हैं और लोग अपनी तमाम जायज उमंगों को पूरा होता हुए देखना चाहते हैं।
اگر آپ لوگوں کو صرف معاشی ترقی دیتے ہیں اور ان کے جائز حقوق غصب کرتے ہیں تو یاد رکھیے لوگوں کے دل کے اندر ایک ایسا لاوا ابلتا رہتا ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے اور سارے ریاستی نظام کو تباہ کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنی عوام کے خلاف انا اور ضد کو حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ اپنی عوام کے ساتھ انا اور ضد کے جذبے کو پروان چڑھائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن نہیں کر سکتے۔ اور آخری پیغام، تمام عسکری ادارے اور تمام فوجیں جو اپنی عوام کی امنگوں کے مطابق کھڑی ہوتی ہیں، حقیقت میں قومیں بھی ان کو عزت دیتی ہیں، ان کو گلے لگاتی ہیں، ان کو سلوٹ کرتی ہیں اور ان کے لیے اپنی جان نچھاور کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ان تمام حالات سے ہم سب لوگوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کے ایگزامپل سے سیکھنے والی قومیں ہی ترقی یافتہ قومیں بنتی ہیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ عالم اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔